Hello, dear students, and welcome to Career Point YouTube Live. दिस इज जितेंद्र गुप्ता और हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इलेक्ट्रोडायनामिक्स और मैकेनिक्स का हार्ट है बेसिकली। तो अगर हमें इसको बहुत अच्छे से समझना है तो इसके की पॉइंट्स हमें बहुत अच्छी तरीके से समझने होंगे। ठीक है, तो अभी तक इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स में, उसमें हम लोगों ने कॉज की स्टडी नहीं की थी। कोई पार्टिकल अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है या पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या हमने कॉर्क को किसी पानी के अंदर डिप कर दिया और वो ऊपर आ जाता है, तो हमने उसके मोशन की तो स्टडी की है बट कॉज की स्टडी नहीं की थी। तो हम इस ब्रांच में बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग कॉज की स्टडी करेंगे। जैसे फोर्स से स्टार्ट करें अगर अपन, तो फोर्स बहुत ही कॉमन वर्ड है। आई कैन नॉट फोर्स यू टू स्टडी। ये आपकी इंटरनल डिज़ायर है कि आप कितना डेडिकेटेड हो अपने एम के लिए, और उसी हिसाब से आप स्टडी करोगे। ठीक है, तो फोर्स वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ। लॉयर्स यूज़ करते हैं फोर्स, कि आप मेरे मुवक्किल को भाई फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बहुत प्रैक्टिकल वर्ड है, बट साइंटिफिकली अगर अपन बात करें तो फोर्स को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि यू नो दैट कि फोर्स इज अ पुल और पुश विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और एनी ऑब्जेक्ट और मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। नाउ व्हाट डू मीन बाई स्टेट ऑफ मोशन? तो स्टेट ऑफ मोशन को अगर चेंज करना है अपने को, तो इट मीन्स इसकी वेलोसिटी, क्योंकि स्टेट ऑफ मोशन तो वेलोसिटी से गवर्न होगी। अब कैसे स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है फोर्स? लेट्स सी। सपोज अगर मैंने यहाँ पे किसी ब्लॉक को रखा, ठीक है, और ये v स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैंने फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, तो फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो ये जो ब्लॉक है ट्रांसलेशन मोशन करेगा और स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता हुआ मूव करेगा। तो कैसा पाथ होगा डियर स्टूडेंट्स? स्ट्रेट लाइन पाथ होगा इसका। स्ट्रेट लाइन पाथ डेवलप हो गया इसका। ये कब की बात है? जब हम लोग बात कर रहे हैं फोर्स को हमने वेलोसिटी के पैरेलल अप्लाई किया। तो फोर्स अगर वेलोसिटी के पैरेलल है तो ये बात समझ में आ रही है सबको कि ये क्या चेंज करेगा? बेसिकली ये स्पीड चेंज करेगा, क्योंकि वेलोसिटी में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो स्पीड और दूसरी आ जाती है डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स ने क्या चेंज कर दिया? अभी स्पीड चेंज कर दी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे सपोज फोर्स इस पार्टिकल के ऊपर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फोर्स मैंने इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर अप्लाई किया, तो अगर मैं फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करूँगा तो कभी भी फोर्स अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जब भी काइनेमेटिकल वेरिएबल्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, वो कभी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर सकते। मतलब एक्स डायरेक्शन का मोशन बाई डायरेक्शन को अफेक्ट नहीं कर सकता, बाई डायरेक्शन का मोशन जेड को अफेक्ट नहीं कर सकता। तो वेलोसिटी तो इसकी इस डायरेक्शन में है और फोर्स लग रहा है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो बेसिकली ये फोर्स अभी क्या करेगा? इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं कि इसका मास अगर मैंने डबल कर दिया या ट्रिपल कर दिया इसका मास, तो क्या ये इजीली बेंड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इट विल टेक लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोर्स मैंने इसी डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, और फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई किया हुआ है और ये लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी इतनी इजीली बेंड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे बेसिकली मास इसका इंक्रीज हो गया। और अभी हम आगे बात करेंगे इनर्शिया की। तो बेसिकली अगर इनर्शिया लार्ज हो गया तो यहाँ पे वेट अ मिनट, ओके, हाँ, यस, हाँ। तो डियर स्टूडेंट्स,
फोर्स परपेंडिकुलर अगर लगेगा तो उसकी डायरेक्शन को वो चेंज कर देगा, ठीक है। व्हाट अबाउट अगर फोर्स किसी पर्टिकुलर एंगल पे लगे, ठीक है। तो सपोज अगर मैंने कहा कि ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल सपोज इस तरीके से अपन इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये पार्टिकल हो गया, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में सपोज, ठीक है, और मैंने फोर्स लगाया इस पे इस डायरेक्शन में, तो यू कैन क्लियरली सी कि फोर्स के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में और एक वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो लेट्स सी हाउ। तो वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और पैरेलल डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट करें तो जो पैरेलल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगी दैट विल बी एफ कॉस थीटा, ठीक है, और वेलोसिटी की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगी वो आ जाएगी इसकी एफ साइन थीटा। तो अब देखो यहाँ से बात, इन दोनों एग्जाम्पल से ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि फोर्स अगर वेलोसिटी के पैरेलल है दैट मीन्स यहाँ पे दिख रहा है कि एफ कॉस थीटा इज पैरेलल टू वी, तो ये क्या चेंज करेगा, ये स्पीड चेंज करेगा, स्पीड चेंज कर देगा ये, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं कि एफ साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा जो है बेसिकली परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, तो ये क्या चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, और एज ए रिजल्ट पार्टिकल कहाँ मूव करेगा, पार्टिकल कर्वीलिनियर पाथ पे मूव करेगा, कर्वीलिनियर पाथ पे मूव करेगा विद, अभी मैं कह सकता हूं विद इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक है। ऐसा हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में देख चुके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग देख चुके हैं। तो लेट्स सी कैसे, देखो ध्यान से, अभी जस्ट मैं इसी बात पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं कि फोर्स मोशन को कैसे अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो जैसे सपोज मैंने किसी पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, अगर मैंने किसी पार्टिकल को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, ये बाई डायरेक्शन हो गई और ये एक्स डायरेक्शन हो गई, तो क्लियरली दिख रहा है अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आप जानते हो इतना तो, ठीक है, mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा और वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में होती है। अब सपोज दिस वेलोसिटी मेक्स एन एंगल अल्फा, मैंने ऐसे कह दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि भाई पाथ तो दिख रहा है हमें कर्वीलिनियर होगा, अब पाथ अगर कर्वीलिनियर है तो जस्ट रिजॉल्व करते हैं अपन इस फोर्स को एक बार और देखते हैं क्या होगा। तो mg के हम दो कंपोनेंट करेंगे यहाँ पे, तो क्लियरली दिख रहा है एक कंपोनेंट तो कितना आ जाएगा, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, देन दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस इज थीटा, तो यू कैन से दिस कंपोनेंट इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है mg sin थीटा। तो आपने ये देखा हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि यहाँ से यहाँ तक मोशन रिटार्ड होता है और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है बाई डायरेक्शन में, और केवल x डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ हुआ बेसिकली डियर स्टूडेंट्स वो कैसा हुआ, कर्वीलिनियर हुआ। आप जानते हो ये पैराबोलिक है विद डिक्रीजिंग स्पीड, पैराबोलिक विद डिक्रीजिंग स्पीड। कमेंट्स आप करते रहो डियर स्टूडेंट्स, और मैं देख भी रहा हूँ कि कमेंट्स यहाँ पे कुछ आएंगे तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा और आपकी हर क्वेरी को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो लेट्स फर्दर टॉक करते हैं इसके फोर्स के बारे में। तो ये बात हम कर चुके हैं, फोर्स इज अ पुल और पुश विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और मे चेंज शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। अब बात करें कि शेप और साइज या पुल और पुश है क्या बेसिकली, तो अब अपन थोड़ा प्रैक्टिकल डायग्राम से बात करें। ये पुश कर रहा है ये पर्सन इसको, तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, ये इसको पुल कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये इसको पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। फर्दर और देखें तो देखो ये शेप और साइज चेंज हो गया इसका, अगर ये कोलाइड करेगी कार यहाँ पे तो इसका शेप और साइज चेंज हो रहा है, इसका शेप और साइज चेंज हो गया यहाँ पे,
दोनों ही हर्ट होंगे। यहाँ मज़ेदार बात यह है कि अगर कार ट्री से स्ट्राइक करेगी तो कार तो हर्ट होगी, लेकिन ट्री भी कहीं ना कहीं उसको भी, उसमें भी फ्रैक्चर आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही में प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो ये फोर्स का ही है हिसाब किताब। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें, देखो फोर्स यहाँ लग रहा है और इस तरीके से ये फोर्स बेसिकली जो भी अभी हम लोगों ने बात की है ये कांटेक्ट में फोर्सेस हैं। ऐसा भी होगा कि नॉन कांटेक्ट, मतलब अगर मैं प्रैक्टिकल सेंस में ब्रॉडली डिवाइड करूं तो दो कैटेगरी में हम लोग बात कर सकते हैं फोर्सेस की, एक कांटेक्ट फोर्सेस, एक नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब अभी तक जो मैंने दिखाए यहाँ पे वो कांटेक्ट फोर्सेस थे। जैसे मैंने कॉम से हेयर को रब किया और पेपर पीसेस के पास लेके जाऊं तो ये सब आप जानते हो कि पेपर पीसेस अट्रैक्ट हो जाते हैं दूर से ही, तो उसमें तो कोई कांटेक्ट नहीं किया। या बैलून को मैं रब कर दूं तो बैलून जो है जिधर से रब किया है वॉल से स्टिक कर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैग्नेट को मैं इसके नियर बाई लेकर आऊं नेल पीसेस के या आयरन पीसेस के, तो आयरन पीसेस इस पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये जो मैंने एग्जांपल लिए ये नॉन कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी हो गई, ये सारी नॉन कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी हो गई। तो ये फोर्स विदाउट कांटेक्ट हो गए। तो क्लियरली दिख रहा है कि फोर्स स्टार्ट भी कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है और साथ में उसको एक्सेलरेट भी करा सकता है ओवरऑल, अगर मैं विजुलाइज करूं। इन सारी चीज़ों में एक बात बड़ी कॉमन है, जैसे इस बॉल को इस हैंड की हेल्प से रोका गया। अगर इस बॉल को हैंड की हेल्प से रोका गया है तो बॉल जो है इस पे हैंड पे फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगी और हैंड भी ऑब्वियसली बॉल पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तभी ये बॉल रुकेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी ए है वो बॉडी बी पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो बॉडी बी जो है वो ए पे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगी। दिस इज नथिंग बट न्यूटन्स थर्ड लॉ विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल। तो हम लोग एप्लीकेशन पॉइंट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने वाले हैं। न्यूटन्स लॉ तो आप अर्ली क्लासेस से ही पढ़ रहे हो, लेकिन अगर हमें एप्लीकेशन पॉइंट पे पकड़ बनानी है अपनी और जेई या अदर एग्जाम्स में हमें सिक्योर करना है अपनी अच्छी रैंक, तो हमें एप्लीकेशन वाले पार्ट पे बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं केवल और केवल एप्लीकेशन पार्ट पे बहुत ज़्यादा इंप्रेशन देने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्दर। न्यूटन्स थर्ड लॉ जो मैंने अभी समझाया आपको है क्या, बहुत प्रैक्टिकल बात है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स जो अभी मैंने बताया था आपको, इफ अ बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन अनदर बॉडी बी, देन बी एक्सर्ट अ फोर्स माइनस एफ ऑन ए। मीन्स अगर मैं वेक्टोरियली लिखूं इसको तो इस तरीके से लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए। इस तरीके से हम लोग इसे विजुलाइज करेंगे। जैसे सपोज मैंने हैंड पे अपने ये बॉल ये सपोज रखा हुआ है ब्लॉक, ठीक है, तो ये ड्यू टू इट्स ओन वेट मेरे हैंड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो मेरा हैंड जो है इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो यही है बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ जिस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, यानी एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज लेकिन साइमल्टेनियसली। अब साथ में एक बात और ध्यान रखना मेरे बच्चों कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे ही लगेंगे और साथ साथ लगेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये जब हम फोर्स मार्क करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है। तो ये बहुत क्लियर रहना चाहिए कि किस तरीके से अपन बात कर रहे हैं। तो जैसे अगर मैंने बताया कि अगर ये सपोज एक मैं एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ आपको। ये बुक रखी है टेबल पे, ठीक है, ये टेबल हो गई और ये अर्थ हो गई, अर्थ इस तरीके से अपन बात कर रहे हैं और ये टेबल पे बुक रखी है। तो बुक जो है अपने वेट की वजह से इस पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगी। तो दिस इज नथिंग बट आप अभी कह सकते हो फोर्स एक्टिंग ऑन बुक ड्यू टू अर्थ, ठीक है। तो जब ये बुक टेबल को प्रेस करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो टेबल भी इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन
बुक ड्यू टू किसकी वजह से, टेबल। अब ध्यान दो मेरे बच्चों, ये एक्शन और रिएक्शन पेयर नहीं है, दीज आर द नॉट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ये कभी भी एक्शन और रिएक्शन पेयर नहीं हो सकते क्योंकि ये डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं। ये फोर्स लग रहा है बुक के ऊपर, ठीक है, और ये जो फोर्स लग रहा है जिसको कि मैं कह रहा हूं कि इस वेट की वजह से ये प्रेस कर रहे हैं टेबल को, फोर्स एक्टिंग ऑन बुक ड्यू टू अर्थ। तो इसका रिएक्शन बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसका रिएक्शन आएगा अर्थ के सेंटर पे, यानी इस तरीके से मैं मार्क करूंगा, फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ ड्यू टू बुक। अब आप कह सकते हो कि ये जो एक्शन और रिएक्शन पेयर हैं यहाँ पे कौन कौन से हुए, देखो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए यहाँ पे, दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर। मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन बुक ड्यू टू अर्थ, ड्यू टू वेट कह सकते हो आप, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ ड्यू टू बुक, दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर। तो फिर इसका क्या हुआ, फोर्स एक्टिंग ऑन बुक ड्यू टू टेबल। तो भाई टेबल को देखना पड़ेगा अपने को, तो अगर हम टेबल को विजुलाइज करें, ठीक है, तो टेबल को विजुलाइज करते हैं तो इस तरीके से बात करेंगे, जैसे ये टेबल थी और इस टेबल पे अगर हम फोर्स मार्क करें तो बुक जो है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस कर रही थी, इस तरीके से फोर्स एक्टिंग ऑन टेबल ड्यू टू बुक। तो इसका रिएक्शन ये आ गया, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन बुक ड्यू टू टेबल इज इक्वल टू माइनस फोर्स एक्टिंग ऑन टेबल ड्यू टू बुक। ये इस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं ओवरऑल। तो ये कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस या फोर्सेस का रोल मैंने समझा दिया। अब अपन बात कर रहे हैं फंडामेंटल फोर्सेस की। पूरे नेचर में 4 कैटेगरी में फोर्सेस को डिवाइड किया गया है। कौन कौन से फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्सेस, ठीक है। ये जो फोर्सेस हैं ये शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम लोग इन्हें डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। जबकि न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो है शॉर्ट रेंज फोर्स हैं, ये शॉर्ट रेंज फोर्स हैं। कितना शॉर्ट रेंज, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर फोर्स की बात आ रही है तो न्यूक्लियस के अंदर जाना पड़ेगा। मींस अगर मैं जनरलाइज वे में आपको बताऊं तो यू नो दैट कि मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। और एटम्स में क्या होता है ओवरऑल अगर बात करें तो एटम्स में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, इस तरीके से। यानी अपन इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं इसको, एटम्स में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में अगर मैं विजुलाइज करूं तो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अब देखो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो प्रोटॉन प्रोटॉन तो रिपेल करेंगे, तो फिर न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होना चाहिए था और लार्ज फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो इससे भी लार्ज फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है, ये है न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स ही है जिसकी वजह से न्यूक्लियस इज स्टेबल, न्यूक्लियस इज स्टेबल। इस तरीके से हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं इसको, ठीक है। और वीक फोर्सेस का रोल फिर कब आएगा, तो देखो न्यूक्लियर फोर्स में अगर मैं बात करूं या न्यूक्लियस के अंदर मैं बात करूं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का रेशियो फिक्स रहता है स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए। अगर रेशियो गड़बड़ाएगा देन दीज वीक फोर्सेस कम्स इनटू प्ले, दैट इज गामा डिके, ठीक है। तो अभी हम लोग इसकी बात नहीं करने वाले हैं। तो गामा डिके में बेसिकली आप इतना ध्यान रख सकते हो कि जब न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा टू मेंटेन द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, और ऐसे ही जब प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने लगेगा, तो वो वीक फोर्सेस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली ये 4 फोर्सेस की कैटेगरी हैं, जो कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम इन्हें अभी डिटेल में करने वाले हैं। अच्छा, इनका एक रफ
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी हमें पता होना चाहिए, जो कि क्लियरली यहाँ से दिख रहा है। सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है सबसे वीकेस्ट फोर्स ये है। वीकेस्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स को अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 10⁻⁻38 टाइम्स न्यूक्लियर फोर्स, या न्यूक्लियर फोर्स जो है 10⁻38 टाइम्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है ओवरऑल। और वीक फोर्सेस हम लोग वीक बोल रहे हैं, बट वो इतने भी वीक नहीं है। ग्रेविटेशन फोर्स की रेस्पेक्ट में अगर कंपेयर करें तो वीक फोर्सेस आर स्ट्रोंगर, कितने टाइम्स, 10⁻31 टाइम्स यहाँ पे स्ट्रोंगर दिख रहा है यहाँ पे। तो दीज आर द 4 कैटेगरी कि 2 प्रोटॉन्स के बीच में हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो हमने मेजर करके रखा हुआ है, और इस एक्सपेरिमेंटल डाटा से आप एक रफ आइडिया अपने पास रख सकते हो इस तरीके से। लेट्स मूव फर्दर। सिस्टम और सराउंडिंग्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम फोर्स मार्क करेंगे तो हमें बहुत क्लियर रहना चाहिए कि हम किस सिस्टम को चूज कर रहे हैं। सिस्टम का मतलब है कि जो पार्ट अंडर ऑब्जर्वेशन है, दैट इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम, ठीक है। एंड सराउंडिंग्स जो है वो रेस्ट ऑफ द थिंग्स सराउंडिंग्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं ये पर्सन यहाँ खड़ा है, तो अब ये डिपेंड कर रहा है कि मैं इस पर्सन को सिस्टम ले रहा हूँ, ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करेगा एकदम। ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करेगा कि मैं सिस्टम किसको ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ या इसको ले रहा हूँ, या अर्थ प्लस मैन को सिस्टम ले रहा हूँ, या फिर मैं एक एग्जांपल से अगर आपको दिखाऊं कि ये मैंने ब्लॉक सिस्टम बना दिया है यहाँ पे, तो अब ये मेरे हाथ में है कि मैं A B C, आई कैन टेक अ सिस्टम A एज कंप्लीट ब्लॉक, ठीक है, और फिर मैं उस पर फोर्स मार्क करूँगा तो मुझे केवल A दिखना चाहिए। जो भी मैं सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ आगे जब भी मैं फोर्स की बात करूँगा तो मुझे चिड़िया की आंख की तरह केवल वही सिस्टम दिखना चाहिए, ठीक है, ए। या इसी तरीके से मैं बी को अगर सिस्टम ले रहा हूँ, या मैं केवल ए और बी दोनों को सिस्टम ले सकता हूँ, तो ये डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन जो हमारे ही हाथ में है। हम अपने अकॉर्डिंग सिस्टम चूज करेंगे, ठीक है। फर्दर हम आगे देखते हैं कि एक और टर्म यूज होगा, क्योंकि कोई गेम होता है तो उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज नथिंग बट पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ अ बॉडी कंसिडरिंग ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। दिस मीन्स you can say कि diagram showing all the external force acting on the body, that means pictorial presentation of external forces acting on the body। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। तो वो सारे फोर्सेस को मार्क करेंगे, और जब हम पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन की बात करेंगे वाइल FBD बना रहे होंगे या फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होंगे, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वाइल मेकिंग FBD we can treat a body like a point object। पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह डील कर सकते हैं, तब हम उस पर सारे फोर्सेस मार्क कर लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हम उसे विजुअलाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। ये एप्पल गिरा था, उसके बाद से ये डिस्कवर हो चुका था, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये है क्या फोर्स बेसिकली, और अपन इसे कैसे मार्क करेंगे, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ये है और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ये है, ये मास ये m1 मैंने कह दिया और ये मास m2 कह दिया। तो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर मैं बात करूं तो फोर्स इस तरीके से लिखा जाएगा, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, वेयर r इज द सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रहे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स मैं बार बार बात कर रहा हूँ ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए ये फोर्स इस तरीके से है कि ये हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स के अलोंग ही लगेगा, यानी नेचर तो इसका कैसा है, अट्रैक्टिव। पहली बात अट्रैक्टिव फोर्स है, एंड एक्ट्स
along the line joining the two particles। इस तरीके से हम लोग इसे विजुलाइज करेंगे। अब अर्थ की बात करें तो अर्थ तो एक मैसिव बॉडी है, तो यहाँ पे एक बड़ा इंटीग्रेशन की हेल्प से हमें एक क्लू मिलता है कि हम अर्थ को या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स को वी कैन ट्रीट लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। स्फेरिकल objects can be treated as a point mass placed at its center। और इस क्लू की हेल्प से हम अब अर्थ के रेस्पेक्ट में किसी भी पार्टिकल पे फोर्स मार्क कर सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे सपोज ये अर्थ है और ये इसका सेंटर होगा, यहाँ पे इसकी कुछ रेडियस हो गई है ओवरऑल। अगर हम विजुलाइज करें, ये अगर रेडियस है अर्थ की, तो इससे सपोज मैं h हाइट पे कोई एक पार्टिकल कंसिडर कर लेता हूँ। अर्थ का मास मैं एज्यूम कर लेता हूँ से m, लार्ज होता है 10⁻24 के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और रेडियस का भी आइडिया है आपको, जिसे 6400 किलोमीटर, और इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप एक दिमाग में रख सकते हो 10⁻24 kg। इस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मास होता है। तो m ई लिख दिया मैंने मास ऑफ अर्थ को, और रेडियस को मैंने लिख दिया r e, ठीक है। और सपोज h हाइट पे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब अर्थ के रेस्पेक्ट में तो इसका साइज नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो ये m यहाँ पे रख दिया। अब क्लियरली दिख रहा है पॉइंट मास और अर्थ के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो गया r e प्लस h। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैं फोर्स कैलकुलेट करूं तो वो फोर्स आ जाएगी g m e इंटू m डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। एक्चुअली तो ऐसे लिखा जाएगा, जिसे हम ग्रेविटेशन में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के रेस्पेक्ट में जो इस चैप्टर में हम लोग डील करने वाले हैं वो हाइट जो है नेग्लिजिबल होगी। अब 6400 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में अगर सरफेस पे मैं खड़ा हूँ या कोई बॉडी रखी है तो उसके रेस्पेक्ट में वो नेग्लिजिबल होगी। तो अगर मैं कहूँ कि h टेंड्स टू 0, तो ये जो फोर्स दिख रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो केवल इतना दिखेगा हमें gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू स्मॉल m। नाउ दिस फैक्टर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये जो है वो gm अपॉन r स्क्वायर जो वैल्यू है, ये एग्जैक्टली हम जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर आता है, ठीक है। अगर g हमें पता है, g यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट क्या हो जाएगा? दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो g कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है जो हम विजुलाइज कर चुके हैं, रेडियस कांस्टेंट है, और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 9.8 के बराबर होगा। लेकिन हम प्रैक्टिकली इसको जब क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी यूज़ कर चुके हो आप काइनेमेटिक्स में। तो फर्दर अगर मैं फोर्स लिखूं ग्रेविटी का, तो अब हमें समझ में आ रहा है दिस फोर्स इज नथिंग बट mg। इस तरीके से ये फोर्स जनरेट हो जाएगा। चलिए फर्दर डिस्कशन करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने मार्क कर लिया। देखो इस तरीके से अगर इस पार्टिकल के ऊपर फर्दर अगर ये रखा है यहाँ पे, तो फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा इस तरीके से, यानी ग्रेविटी इसे अट्रैक्ट कर रही है। तो एक फोर्स हम लोगों को क्लियर हो गया। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे और फोर्सेस की बात करने वाले हैं। तो ये बहुत बेसिक फोर्स है और आगे ये बहुत यूज़ आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बेसिकली दो पार्ट हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। तो अभी के रेस्पेक्ट में केवल अपन इतना समझ लेते हैं कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये भी अर्लियर क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो वो
अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर 2 पॉइंट चार्जेस के लिए मैं फोर्स एक्सप्रेशन लिखूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस अगर मैं लिखूं तो वो क्या बन जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस से Q1 एंड Q2। तो बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन आ जाएगी जैसी मैं बात कर रहा हूँ। सिमिलर एक्सप्रेशन इन द सेंस फोर्स इज इक्वल टू, वहाँ पे था Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस तरीके की एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक पार्ट हो गया। ओवरऑल अगर मैं समझाऊँ आपको तो ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के 2 पार्ट हैं, QE ये हो गया अगर स्टेशनरी चार्ज है, ये चार्ज रेस्ट में है, अभी ये भी रेस्ट में है, तब ये फोर्सेस लगेंगे। लेकिन अगर मूविंग चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर एक और फोर्स होती है, दैट इज QV क्रॉस B। ठीक है, इसके डिटेल में हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, केवल जस्ट इतना जान लो जैसे mg होता है वैसे ही QE हो गया। और मूविंग चार्ज पे अगर बात होगी तो मूविंग चार्ज पे ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। दिस इज द पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो इसलिए टर्म बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, अब क्यों पढ़ रहे हैं अपन इसे, वो अपन बात कर लेते हैं। जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, स्प्रिंग जो फोर्स एक्सर्ट करती है या फ्रिक्शन भी एक पार्ट है एक तरीके से कॉन्टैक्ट फोर्स का, वो सारे इसी कैटेगरी में आएगा। मसल्स पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो सारे इसी कैटेगरी में आएगा। 2 ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो उनके जो चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अट्रैक्शन या रिपल्शन जनरेट करेंगे, उस वजह से कांटेक्ट फोर्स डेवलप होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सारी कैटेगरी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की है। तो इनको हम लोग एक एक करके पहले डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्मल फोर्स की, फिर फ्रिक्शनल फोर्स की, फिर टेंशन की और फिर स्प्रिंग फोर्स की। और पूरे चैप्टर में ये बहुत ही यूज़ आने वाले हैं ये सारी चीज़ें। तो पहले डिस्कस करते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर अपने को समझनी है तो है क्या बेसिकली, तो अगेन मैं बात कर चुका हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द 2 सर्फेसेस केप्ट इन कॉन्टैक्ट। जैसे ही मैंने बताया कि अगर कॉन्टैक्ट में 2 सर्फेसेस अगर अपन रखेंगे, मैंने इसको कॉन्टैक्ट में रखा तो क्या होगा कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगाएंगे और उस वजह से एज ए होल एक फोर्स जनरेट हो जाएगी, उसको हमने नाम दे दिया कॉन्टैक्ट। अब चूंकि ये दोनों बॉडीज प्रेस कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो ये कैटेगरी हो गई एक तरीके से पुशिंग फोर्स की। तो इट इज़ अ पुशिंग फोर्स। इट्स डायरेक्शन कैसे मार्क करेंगे, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। कैसे, लेट्स डिस्कस। सपोज ये ब्लॉक है और ये एक टेबल पे रखा हुआ है या सरफेस पे रखा हुआ है, ये सरफेस है। अब ब्लॉक जो है अभी मैंने बताया कि अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड प्रेस करेगा। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर ये प्रेस करेगा तो इस पे लगने वाले फोर्सेस अगर हम देखें, ब्लॉक का अगर कांटेक्ट फोर्स में मार्क करूं ब्लॉक के ऊपर, तो मैंने अभी बताया कि जो कांटेक्ट फोर्सेस हैं या नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है दैट इज परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस। तो पहले मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूं कि जो टेबल है इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगी और ये जो ब्लॉक है इसको प्रेस कर रहा है, इसलिए इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में। तो म्यूचुअली मैं ऐसे मार्क करूंगा इस तरीके से। इस वाले एन का क्या मीनिंग हो गया, फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ड्यू टू टेबल, और इस वाले एन का मीनिंग क्या हो गया, फोर्स एक्टिंग ऑन टेबल ड्यू टू ब्लॉक। यानी ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए। लेकिन अब बात आती है कि एफबीडी, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे हमें सिस्टम को आइसोलेट करना आना चाहिए, और जब हम आइसोलेट करेंगे सिस्टम को तो उस पर हमें फोर्स मार्क करने आने चाहिए अच्छी तरीके से। तो यस, चलो हम लोग बात करते हैं पहले इस ब्लॉक की। तो मैंने कहा था कि जब हम एफबीडी बनाएंगे तो इस पूरे ब्लॉक को वी कैन ट्रीट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और इस पर अगर मैं मार्क करूं तो एक फोर्स तो मैं मार्क करूंगा, देखो वेट,
जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वेट किसकी वजह से लग रहा है? ड्यू टू अर्थ, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है इसे, तो इसकी वजह से। अब अगर टेबल नहीं होती तो ये नीचे चला जाता। ड्यू टू टेबल ये यहीं पे रुका हुआ है, तो टेबल ने इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया। जनरली हम इस वाले फोर्स को नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स या आर से रिप्रेजेंट करेंगे, रिएक्शन फोर्स कह सकते हो। तो अब ये रेस्ट में है तो यहाँ पे ये बैलेंस कर रहे होंगे ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को, बट दीज आर, अगेन मैं इंश्योर कर रहा हूँ यहाँ पे, दीज आर नॉट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। जबकि यहाँ लेफ्ट साइड में मैंने आपको दिखा रखा है कि वो एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। ठीक है, चलिए फर्दर अगर मैं एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ मार्क करूँ तो देखो कैसे आएगा। अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स अगर अपन मार्क करें तो कॉन्टैक्ट फोर्स अगर मार्क करेंगे तो देखो यहाँ पे ये कर्व्ड सरफेस है, और अगर कर्व्ड सरफेस होगी तो इसके रेस्पेक्ट में हम इसको विजुलाइज कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैं इस पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इस तरीके से मार्क करूँगा। टेंजेंट यानी कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। अब ज़्यादा अगर बात हो तो हम लोग देखेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर की, नहीं तो हम सीधे अभी कॉन्टैक्ट फोर्स पे बात कर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे मार्क करेंगे। जैसे ब्लॉक अगर यहाँ पे रखा मैंने, तो अब टेंजेंट ये हो गई, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे लगेगा इस पे? इस तरीके से लगेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर ब्लॉक यहाँ पे है तो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और उसके रेस्पेक्ट में क्लियरली विजुलाइजेशन आ रहा है कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इस तरीके से लगेगी। दिस इज़ द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस इज़ द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। डिफरेंट हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक है, तो ये सिचुएशन डेवलप हो गई कि इस तरीके से नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मार्क करेंगे। चलो और एलेबरेट करते हैं ऐसे कैसे। देखो ये एक सिस्टम दे रखा है, और मुझे अभी जितने फोर्सेस मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं वो सारे फोर्सेस इसको मार्क करना है इस पर। अब सारे फोर्सेस अगर मार्क करने हैं तो कैसे बात करेंगे? देखो M1, पहले मैं M1 के लिए बात करूं तो M1 और M2 के कांटेक्ट पॉइंट पे कंसंट्रेट करो। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शंस लगेंगे, इन नॉर्मल रिएक्शन को ये म्यूचुअल हैं, ये N है तो ये भी N होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ जो हम लोग बात कर चुके हैं। ऐसे ही अगर इसको मैंने फोर्स इस पे इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर ग्राउंड पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस रिएक्शन को मैंने R कह दिया सपोज। ठीक है, तो एक एक करके चलो FBD बनाते हैं इसका। ये मैंने जस्ट कांटेक्ट मार्क कर दिया यहाँ पे, और अगर कांटेक्ट मार्क कर दिए यहाँ पे तो हम लोग देखें इसको जरा। मैंने रॉड का FBD बनाना है मुझे, तो रॉड को मैंने पॉइंट मास की तरह डील कर लिया। अब रॉड पे लगने वाले फोर्सेस विजुलाइज करो। इसका सेंटर सपोज अगर ये है तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो डाउनवर्ड मैंने इस पर एक फोर्स लगा दी mg। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स इसे लगाया हुआ था, तो वो एक्सटर्नल फोर्स एज इट इज़ लगा देते हैं, जो फोर्स मैंने लगा रखी थी ऑलरेडी। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट फोर्स, तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये जो ग्राउंड है, ये बेसिकली इसको अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन इस पर एक्सर्ट कर रहा है, तो वो रिएक्शन फोर्स भी मैंने यहाँ मार्क कर दी। अब रह गया ये वाला फोर्स, तो इसको अगर मार्क करो तो इसको इस तरीके से मार्क करेंगे, तो ये फोर्स इस तरीके से मार्क हो गया। देखो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑब्वियसली ये इंक्लाइंड है रॉड। सपोज अगर ये एंगल थीटा है, तो इंक्लाइंड रॉड अगर थीटा एंगल पे थी तो ये इंक्लाइंड सरफेस हो गई, और इसके परपेंडिकुलर ये यहाँ पे मैंने n दिखा दिया। अब ज़रूरत पड़े तो हम इसके कंपोनेंट कर सकते हैं। देखो ये एकदम एंगल हमें यहीं से दिखना स्टार्ट हो जाने चाहिए कि कौन से एंगल पे बात हो रही है। जैसे सपोज मैंने इस एंगल को थीटा दिखाया है अगर, तो ये एंगल थीटा हुआ, और अगर ये एंगल थीटा है तो ध्यान से देखो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये थीटा हो गया ओवरऑल। तो हमें अगर रिजॉल्व करने पड़े फोर्सेस तो हम इनको रिजॉल्व भी कर सकते हैं, और रिजोल्यूशन आप पढ़ चुके हो वेक्टर्स में, तो चलो एक बार रिजॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पे कैसे रिजॉल्व करेंगे? जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उसको तो यूटिलाइज करना आना ही चाहिए। तो n का एक कंपोनेंट ये एंगल थीटा है तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, दिस इज n cos थीटा, और n का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है तो ये आ जाएगा n sin थीटा।
इस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। ये कंपोनेंट्स मैंने मार्क कर दिए। तो ये एफ बी डी हो गया किसका, दिस इज एफ बी डी ऑफ रॉड। इस तरीके से एफ बी डी ऑफ रॉड बन गया। अब हम बात करें एफ बी डी ऑफ ब्लॉक। तो अगर ब्लॉक का एफ बी डी बनाएंगे हम लोग, तो ब्लॉक को भी हम पॉइंट मास की तरह डील करें। अब ब्लॉक पे भी जरा कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे मार्क कर लें। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट एक तो दिख ही रहा है, एक यहाँ भी दिख रहा है, देखो कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स को मैंने नाम दे दिया से एन डैश। तो चलो ब्लॉक का एफ बी डी अगर बनाए तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। अगर इसका मास m1 था, दिस इज m1, तो इसको हम लोग लिखेंगे m2g। सपोज ये m2g हो गया। दूसरा एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि ऑब्वियसली इस इंक्लाइंड रॉड के परपेंडिकुलर आएगा, जो कि पहले दिखाया था अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज उसको मैंने n लिखा है। तो इस तरीके से मार्क करेंगे। और एक और कॉन्टैक्ट फोर्स दिख रहा है, वो कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है, दैट इज n डैश। इस तरीके से ये इसका एफ बी डी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे एफ बी डी बना रहे हैं। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे मार्क करना है, हमने एम जी फोर्स कैसे मार्क करना है, हमने कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे मार्क करना है, ये मैंने आपको समझा दिया। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो जब भी स्फेरिकल बॉडीज़ आएंगी, तो ये भी ध्यान रखो, इन केस ऑफ स्फेरिकल बॉडीज़ और यू कैन से सिलेंड्रिकल बॉडीज़, जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगी वो हमेशा या तो सेंटर से पास होगी या फिर सिलेंडर है तो उसकी एक्सिस से पास होगी। तो ये भी ध्यान रखते हुए कॉन्टैक्ट फोर्स मार्क करेंगे, क्योंकि जब कॉन्टैक्ट फोर्स जनरली बच्चे मार्क करते हैं तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, समझ में नहीं आता किधर जा रहा है ना। तो हमें बहुत प्रिसाइसली ये बात समझनी है कि कॉन्टैक्ट फोर्स हमें कैसे मार्क करने हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, नॉर्मल टू द सरफेस लगता है। और किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में अगर हम बात करें या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में बात करें, तो जो नॉर्मल है हमेशा सेंटर से पास होता है। तो इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडीज़ और स्फेरिकल बॉडीज़ जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, और यू कैन से नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, passes from the center or you can say axis। सेंटर ऑब्वियसली स्फेरिकल बॉडीज़ के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और सिलेंड्रिकल बॉडीज़ हैं तो उसकी एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करता हुआ दिखना चाहिए, नॉर्मली दिखना चाहिए। बेसिकली सर्किल वहाँ पे कट करेंगे और वहाँ से नॉर्मल पास होना चाहिए। जैसे सपोज़ ये एक मैंने एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पे अगर मैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस मार्क करूँ तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स एक यहाँ मुझे समझ में आ रहा है। जितने भी कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं, आप ऐसे फील करो कि आप बैठे हो और आपको हर तरफ से पिन लग रही है। जहाँ भी आप कॉन्टैक्ट में हो वहीं पे आपको पिन चुभेगा, और वो पिन जहाँ चुभेगा वहीं आपको फोर्स मार्क करना है, कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसे ये फील रहेगा तो हमेशा आप गड़बड़ नहीं करोगे कभी भी। ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स, सपोज इसको मैंने N1 नाम दे दिया, इस कॉन्टैक्ट फोर्स को N2 नाम दे दिया, इस कॉन्टैक्ट फोर्स को N3, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस कॉन्टैक्ट फोर्स को N4। अब हम बात करते हैं इनको अलग अलग फोर्सेस, यानी इसका एफ बनाते हैं ए का। तो देखो अगर ए का अगर हम एफ बनाएंगे तो इस पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स मार्क कर रहे हैं हम लोग, दैट इज N3। N3 अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये किसकी वजह से लग रहा है, ग्राउंड की वजह से, या जो कंटेनर है उसके बॉटम की वजह से इस पे N3 फोर्स एक्सर्ट हो रही है। जबकि लेफ्ट वाली बॉल इस पे राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रही है। वो फोर्स कितना हो गया, N1 हो गया। और ये जो है B जो है A पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसको मैंने नाम दिया है N2। तो B कॉन्टैक्ट फोर्स इस तरीके से A पे एक्सर्ट कर रहा है एट सम एंगल। वो एंगल अगर दिया होगा तो हम मैनेज कर लेंगे तुरंत, ठीक है। तो ये N2 अभी के रेस्पेक्ट में ये फोर्सेस हो गए। और एक और लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी। तो ये हो गया इसका वेट mg। तो ये सारे फोर्सेस मैंने A का FBD हो गया, दिस इज FBD ऑफ A का FBD मैंने बना के बताया। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग B के FBD की बात करें अगर,
तो बी पे देखो, पहला तो बहुत कॉमन फोर्स, दैट इज इसका वेट mg से मास ऑफ बी अगर mb है और इसका मास ma है तो mag और इसका mbg अपन कर देते हैं। यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स अगर मार्क करेंगे तो ये कांटेक्ट फोर्स N4 आ गया। राइट वाली बॉल बी पे फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगी तो ये N4 मार्क कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से ए बी को इस इंक्लाइन डायरेक्शन में प्रेस कर रहा था, इंक्लाइन डायरेक्शन में प्रेस कर रहा था, मतलब इस तरीके से इस फोर्स को हम लोगों ने नाम दिया था N2। तो ये इसका FBD हो गया। तो ये बेसिक आइडिया हो गया फोर्सेस को मार्क करने का, कांटेक्ट फोर्सेस को मार्क करने का। फर्दर मूव करें अगर, चलो इस आदमी के बारे में ज़रा सोचें, क्या ये बिटवीन टू पैरेलल वॉल अपने आप को रेस्ट में रख पाएगा? तो प्रैक्टिकली अगर बात करें तो ऐसा हमने देखा है कि रख लेता है। तो ऐसा क्या हुआ भाई इसके साथ जो प्रैक्टिकली ऐसा रख लेता है? लेकिन अभी जो फोर्सेस हमने पढ़े हैं जरा उसके रेस्पेक्ट में विजुलाइज करें पहले सिचुएशन। तो इस पे चलो मैंने मार्क कर दिया mg फोर्स, इसका वेट। यहाँ पे इस हैंड का रिएक्शन चलो लग रहा होगा से N1, इस हैंड का रिएक्शन लग रहा होगा N2, इस फीट का लग रहा होगा से N3 और इसका लग रहा होगा N4। तो अगर ये लेफ्ट वाले फोर्स राइट वाले फोर्स बैलेंस हो गए तो एक अनबैलेंस्ड फोर्स तो अभी भी दिख रहा है, लेकिन मैंने कहा ये तो रेस्ट में है, सपोज मैनेज किया हुआ है अपने आप को इस तरीके से। तो अब वो कौन सा फोर्स हो सकता है? तो यस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो सरफेस है ये भी कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगी, लेकिन ये जो कांटेक्ट फोर्स है ये कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी कैसी हो गई? पैरेलल टू द वॉल हो गई। अभी जो हमने इससे पहले फोर्स पढ़ा था वो कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी कैसी थी? वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस थी, लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कांटेक्ट फोर्स कैसा है? पैरेलल टू द वॉल। और इसी को हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब अगर व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल टू द सरफेस जो फोर्स अपीयर होगी उसको हम बोल रहे हैं कांटेक्ट, ये फ्रिक्शनल फोर्स। इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के रेस्पेक्ट में इतना विजुलाइजेशन इंपॉर्टेंट है कि कांटेक्ट फोर्स या नेट कांटेक्ट फोर्स जिस पे अपन बात कर रहे हैं वो कितनी हो जाएगी। चलो इस पे बात कर लेते हैं। जैसे ये ब्लॉक अगर मूव कर रहा है या इस पे हमने कुछ फोर्स लगाई और ये मैंने कहा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से तभी मूव कर सकता है जब इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रही हो। तो वो पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल अगर बात करें तो जो फोर्स अपीयर हुआ ग्राउंड के पैरेलल वो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। ये किसने एक्सर्ट किया? फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक पैरेलल टू द वॉल ड्यू टू कॉन्टैक्ट सरफेस, ड्यू टू सरफेस। और एक ये सरफेस अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी, उसको हम लोग कह रहे हैं क्या? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि भाई नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हुआ, तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, देखो इनका रिजल्टेंट, वेक्टर ट्रायंगल लॉ आप पढ़ चुके हो, ये n हो गया, इसको मैंने इसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया तो इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर्स को इधर उधर कैसे भी शिफ्ट कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखो हमें रिजल्टेंट फोर्स दिखने लगा, दिस इज द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो क्लियरली मैं ये कह सकता हूँ कि रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स इज नथिंग बट वेक्टर सम ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स प्लस एफ। और अगर मैग्नीट्यूड अगर आप निकालो तो कॉन्टैक्ट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सिंपली अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे हों तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो रिजल्टेंट कितना होगा? √ऑफ n स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इस तरीके से हम कॉन्टैक्ट फोर्स, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो ये एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे और पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हम लोग कैसे विजुलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, ये यहाँ पे दो लैडर हैं इस तरीके से और ऐसे ये मेंटेन किए हुए हैं रेस्ट में। अब रेस्ट में है तो किसी एक का एफबीडी में बना रहा हूँ और एक का मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप बनाओगे एक का। सपोज मैं ए का अगर एफबीडी बनाऊँ यहाँ पे, तो ए का जो एफबीडी अगर मैं बनाऊँगा तो इस तरीके से बनेगा।
जैसे सपोज मैंने एक पॉइंट मास की तरह मैं डील कर लेता हूँ एक तरीके से, और इस पे एफबीडी बना रहे हैं, तो जरा थोड़ा सा कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में एक रफ आइडिया। जब भी किसी पॉइंट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स, अगेन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ अभी, कि अगर ये है ए और ये है बी, और इस कॉन्टैक्ट पे अब नहीं पता लग रहा कि ये हॉरिजॉन्टली लग रही है कॉन्टैक्ट फोर्स या किस एंगल पे जाएगी, तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो, जब किसी इस तरीके से कॉर्नर वाले पॉइंट पे हमें मार्क करना हो, तो कॉन्टैक्ट फोर्स 2 डायरेक्शन में आप एज्यूम कर लो, 2 डायमेंशनल ले लो। मतलब ये हो गया NX और ये हो गया NY, इस तरीके से, ठीक है। और ये ग्राउंड एक्सर्ट करेगी इस पे, R रिएक्शन मैंने नाम दे दिया इसको। अब देखो, लेफ्ट वाली रॉड की टेंडेंसी बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करने की है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करने की है, तो इसको रोक कौन रहा है, यहाँ पे अपन मार्क कर देते हैं अभी ये फ्रिक्शन, क्योंकि टेंडेंसी इसकी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की है, और मैंने ये सिस्टम अरेंजमेंट रेस्ट में दिखाया हुआ है। तो अब मैं सारे फोर्सेस यहाँ पे एक तरीके से मैंने मार्क कर दिए, और मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह अगर डील करते हुए अगर ड्रॉ करूँ, तो ये फोर्सेस देखो ऐसे दिखेंगे। इधर हो गया NX, और इस डायरेक्शन में मैं होगा तो ये हो जाए फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे ये आ जाएगा mg, फोर्स मार्क कर दिया, और फर्दर एक फ्रिक्शनल फोर्स दिख रहा है हमें राइटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और दूसरा हो गया एक r, तो Ny प्लस ये हो जाएगा r, इस तरीके से। तो r जो रिएक्शन फोर्स है वो ग्राउंड एक्सर्ट कर रही है, क्लियरली यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन आ गया। और बी पार्ट के लिए होमवर्क है, आप लोग करके रखेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से विजुलाइज करके आपको मार्क करने हैं सारे फोर्सेस। फिर भी मैं एक बार एक रफ आइडिया आपको बता देता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सारे फोर्सेस अपन देख लेते हैं। देखो, अगर बी ए पे एक्स डायरेक्शन में लेफ्टवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो ए बी पे राइटवर्ड डायरेक्शन में आप NX ऐसे मार्क करोगे। ऐसे ही बी ए पे अगर अपवर्ड डायरेक्शन में NY फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो यहाँ पे NY डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा ही करेगा। और यहाँ पे कुछ आप रिएक्शन फोर्स आप ले लोगे से R', और इसकी टेंडेंसी लेफ्ट राइटवर्ड जाने की है, तो इस पे फिर फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्टवर्ड लगेगी। अब आप FBD इसका बना सकते हो डियर स्टूडेंट्स, तो आप बना लेना इसका, ठीक है। तो अभी फ्रिक्शनल फोर्स इंट्रोड्यूस हो गया। अब हम बात करते हैं टेंशन फोर्स। दिख रहा है यहाँ पे एक स्ट्रिंग से मैंने एक ब्लॉक को अटैच किया हुआ है, तो जो ब्लॉक है अपने वेट की वजह से स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहा है। अब स्ट्रेच कर रहा है अगर, तो इसमें कुछ ना कुछ टेंशन डेवलप हो जाएगी। बहुत प्रैक्टिकल वर्ड है टेंशन, जैसे आपने देखा होगा टग ऑफ वार में, अगर ये इसको राइटवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो जाएगी। तो टेंशन प्रैक्टिकल सेंस में, यानी आध्यात्मिक मतलब अगर इसका समझें, तो अगर किसी थॉट को आप 2 डायरेक्शन में सोचो तो आपको टेंशन हो जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा। फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें या मैथ्स पढ़ें, आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर एम क्लियर नहीं है तो, ठीक है। तो इसी को अपन बोलते हैं टेंशन। खैर, अभी तो अपन इस सेंस में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कैसे यूटिलाइज करना है। तो अगर यहाँ पे है क्या टेंशन, तो अगेन इंटरमोलिकुलर फोर्स है between the molecules of stretched string which has a tendency to increase intermolecular distance between them। दिख रहा है पुलिंग, अगर रस्सी को दोनों तरफ से, रोप को बोथ साइड से अगर पुल करेंगे तो क्या होगा, उसमें स्लाइटली कुछ ना कुछ एक्सटेंशन तो डेवलप होगा, बट रोप में एक्सटेंशन हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। यानी हम आइडियल रोप मान के बात करें अगर, तो आइडियल रोप की पिक्चर आपके दिमाग में ये बन जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग आइडियली ज़्यादातर चीज़ें डील करने वाले हैं। आइडियल रोप का मतलब होगा, पहली पॉइंट, इनएक्सटेंसिबल, जबकि अगर हम स्ट्रिंग को पुल कर रहे हैं बोथ साइड में, तो कुछ ना कुछ एक्सटेंशन तो उसमें आएगा ही आएगा, इनएक्सटेंसिबल। और दूसरा हम लोग कंसिडर करेंगे मासलेस, और तीसरा हम कंसिडर करेंगे स्मूथ है थ्रू आउट। ये आइडियल स्ट्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक है जो थ्रू आउट हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। तो अगर हम रोप को पुल कर रहे हैं, तो क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं उसको इंक्रीज, इनके बीच में सेपरेशन इंक्रीज होना चाहेगा। तो क्या है, जो चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एटम्स के,
वो क्या करेंगे, उसको अपोज करेंगे, तो उस वजह से टेंशन इसमें डेवलप हो जाएगी ओवरऑल अगर विजुलाइज करें। तो बेसिकली ये पुलिंग फोर्स हो गया। और जब हम इसे मार्क करेंगे किसी बॉडी के ऊपर, तो मार्क करते समय ये ध्यान रखना है, इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द टाइड एंड। जहाँ से हमने पकड़ के रखा हुआ है, जहाँ से बांधा हुआ है रोप को, उससे हमेशा अवे लगेगा। इट डिपेंड्स अगेन कि सिस्टम हम क्या ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये ब्लॉक सिस्टम लिया, तो ब्लॉक का अगर मैं देखूं तो ब्लॉक अपने वेट की वजह से स्ट्रिंग को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है, तो इस पे जो टेंशन फोर्स लगेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी ब्लॉक। यानी टेंशन फोर्स मैंने अभी बताया, इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमारा सिस्टम ब्लॉक है, तो यहाँ पे मैं मार्क करूँ तो टेंशन फोर्स ऐसे लगेगी। ये ब्लॉक के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये ब्लॉक है। और ब्लॉक पे जो फोर्सेस हम लोग पढ़ चुके हैं वो तो हम मार्क करेंगे ही करेंगे। कौन से फोर्स, दैट इज mg। अगर इसका मास m है तो mg नीचे लगेगा, और यहाँ पे हमने टेंशन मार्क कर दी। अब सपोज करो अगर मैंने रोप को सिस्टम लिया होता, ठीक है, तो अगर रोप को सिस्टम लिया होता तो टेंशन फोर्स हम कैसे मार्क करते। अब हमारा रोप है सिस्टम, तो रोप पे टेंशन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि ब्लॉक इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है। अब रोप जो है सीलिंग को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है, तो सीलिंग क्या करेगी, रोप को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगी, यानी टेंशन फोर्स। अब इतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं है जितना मैंने आपको बताया है। यहाँ पे जब भी रोप पे फोर्स मार्क करना हो तो आपके दिमाग में ये पिक्चर बन जानी चाहिए कि जो भी हमारा सिस्टम है उस पर हमेशा अवे फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगी। दैट मीन्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। और स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो टेंशन सेम होगी, क्योंकि मास लेस है। तो इन केस ऑफ आइडियल स्ट्रिंग टेंशन इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। ये भी एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ आइडियल स्ट्रिंग टेंशन इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। ये एग्जाम्पल है, इस पे मैंने आपको समझा दिया कि कैसे मार्क करने हैं फोर्सेस। बिल्कुल उसी तरीके से आप विजुलाइज करते हुए फोर्सेस मार्क कर सकते हो। यहाँ पे देखो 4 सिस्टम हो गए, एक स्ट्रिंग 1, दूसरा ब्लॉक m1 से मास इसका m1, फिर स्ट्रिंग 2, और फिर यहाँ पे बात करें तो ये m2। तो अगर मैं स्ट्रिंग 1 पे फोर्स मार्क करूँ तो स्ट्रिंग 1 का FBD अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो सिंपली मैं ऐसे मार्क करूँगा। रोप को मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये स्ट्रिंग 1 हो गई, और इस पे फोर्सेस अगर मार्क करेंगे तो इस पे ये टेंशन फोर्स इस तरीके से मार्क होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर फोर्स मार्क करेंगे तो ये टेंशन फोर्स। स्ट्रिंग अभी मासलेस है, तो अभी 2 स्ट्रिंग है, तो मैं फोर्सेस को फिर मैं T1 यहाँ पे नाम देता हूँ। इसके किसी भी पॉइंट पे मैं बात करूँ टेंशन कितना रहने वाला है, T1 ही रहने वाला है ओवरऑल। जनरली ऐसे दिखेगा हमें एरो जब मार्क करेंगे, क्यों ठोक रहे हैं तो, ठीक है। चलिए एक और ये एग्जाम्पल लेते हैं। ये अब 0 से सुपर हीरो तक आने का सफ़र अपना स्टार्ट हो रहा है। 0 लेवल से हमने स्टार्ट किया था, और अब ये सुपर हीरो लेवल की प्रॉब्लम है कि हम इसका FBD कैसे बनाएंगे। तो अगर इसका FBD अगर हमें बनाना है तो ज़रा एक बार विजुलाइज करो। M1 का FBD मैं कॉन्टैक्ट जितने दिख रहे हैं मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये कॉन्टैक्ट फोर्स से N1 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और एक कॉन्टैक्ट फोर्स मुझे यहाँ दिख रहा है, उसको मैंने N2 नाम दे दिया। ये कॉन्टैक्ट फोर्स दिख रहे हैं। बाकी रोप में अब टेंशन फोर्स मार्क करना आ गया है यार। तो टेंशन फोर्स हम कैसे बात कर रहे हैं, टेंशन फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द सिस्टम। चलो यहाँ पे एक रफ आइडिया मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे टेंशन फोर्स इधर ऐसे मार्क होगी, जबकि इन पुलिस के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो टेंशन फोर्स इस तरीके से हम लोग मार्क करते हुए लिखेंगे। इस पुली पे अगर हम विजुलाइज करें तो इस पे टेंशन इधर और इस पे टेंशन इधर। एक तरीके से सारे फोर्सेस मार्क हो गए।
ऑब्वियसली इनके वेट और होंगे तो वेट भी डाउनवर्ड कुछ ना कुछ एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, एफबीडी बनाते समय जो मिस्टेक होती है बच्चों से, वो मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, वो आप समझना मेरे बच्चों। कि जैसे सपोज आपने M1 का एफबीडी बनाना है अगर, तो M1 जो है इंक्लाइंड सरफेस पे है, तो ऑब्वियसली इसका एफबीडी चलो मैं बनाता हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आपने मार्क कर दिया फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। N1 जो मैंने कॉन्टैक्ट फोर्स मार्क किए, तो कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ पुशिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सिस्टम, तो ये N1 फोर्स इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर दी। N1 फोर्स हो गया। अब यहाँ पे दिख रहा है मुझे टेंशन स्ट्रिंग कनेक्टेड है और आइडियल स्ट्रिंग है यहाँ पे, आइडियल। अब अगर कुछ गिवन नहीं है तो इसका मतलब आइडियल स्ट्रिंग। ठीक है, अब आइडियल स्ट्रिंग है तो इसका कोई मास वास है नहीं, तो टेंशन उसके हर पॉइंट पे सेम रहने वाली है, तो एक टेंशन फोर्स मैंने यहाँ मार्क कर दिया। ये देखो इसका एफबीडी बन गया और कोई भी फोर्स नहीं है जो यहाँ पे और मार्क करना पड़े अपने को। ये एंगल अगर थीटा है तो क्लियरली टेंशन फोर्स इधर हो गया, MAG इधर हो गया, N1 इधर हो गया, ये फोर्सेस यहाँ पे मार्क हो गए। ठीक है, अब बात आती है बी का एफबीडी बनाने की। ये एफबीडी हो गया ए का। ए पे हमने जितने फोर्सेस पढ़े थे वो सारे अच्छी तरीके से मार्क कर लिए। अब बात आती है एफबीडी अगर हमें बी का बनाना है, तो बी पे जो मिस्टेक होती है बच्चों वो ये होती है कि बेसिकली हम यहाँ पे ये टेंशन फोर्स तो देख लेते हैं इसका, बट ये छूट जाते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लियरली ये इससे अटैच्ड है। तो ये पुलीज जो है बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। ये पुली, these pulley are the part of ब्लॉक बी। इसको आप अलग नहीं कर सकते, ये कनेक्टेड हैं, ये बात ध्यान रखनी है, बाकी सब चीज़ें वही हैं। तो अपन मार्क कर देते हैं। अब लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में टोटल टेंशन आपको दिखने लगी होगी टी, ये भी टी, ये भी टी और ये भी टी। तो टोटल लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स मुझे दिख रही है वो 4T हो गई, तो 4T मैंने ऐसे मार्क कर दिया इस पर। ठीक है, और इस तरीके से ऐसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम बात करें अलोंग द इंक्लाइन, तो एक टेंशन फोर्स और आ जाएगी। ये टेंशन फोर्स अलोंग द इंक्लाइन, ये एंगल थीटा है, क्लियरली दिख रहा है अगर मैंने इसको थीटा लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा टोटल 1 2 3 4 टी इधर आ गया, टी इधर आ गया। अब ब्लॉक का वेट, यस ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो इसका मास हमने लिख दिया mb इंटू जी, ये mb इंटू जी हो गया। और बिल्कुल इसी तरीके से अब अगर मैं मार्क करूं इसके ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स N2, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स N2 भी आएगा इस तरीके से। ये सारे फोर्सेस हो गए, और फिर अगर हमें इन्हें रिजॉल्व करना हो तो हम इन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से मैंने आपको क्या क्या समझा दिया। आज मैंने आपको समझा दिया कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स की दो कैटेगरी समझा दी। कौन कौन सी? एक नॉर्मल टू द सरफेस, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और तीसरा मैंने आपको टेंशन फोर्स मार्क करना बता दिया, और बेसिक फंडामेंटल कैटेगरी समझा दिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मज़ा आया हो तो आप इसे लाइक करो। ई करियर पॉइंट जो है यूट्यूब लाइव चैनल, उसको डाउनलोड करो और स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू वेरी मच।